ठीक है, तो रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। बतला रहे थे कि ये दोनों मॉडल एकदम से डिफरेंट है, और इसके बिना आप एचआरएम के बिना आप एबीएम पास नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका लैंग्वेज जो है वो सिंपल लैंग्वेज नहीं है, मतलब जिस तरह से हम लोग पेपर पढ़ते हो या हिस्ट्री का लैंग्वेज होता है उस तरह से लैंग्वेज नहीं है। ये आपको फिलोसफी है। मैंने पूरे वर्ल्ड में अगर आप जो सबसे टिपिकल लैंग्वेज होता है वो फिलोसफी का होता है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज है, तो इसको समझाना होगा। इसमें दो तीन चैप्टर जो है, शुरू का तीन चैप्टर अगर हम पढ़ा देंगे ना, तो इसका लैंग्वेज आपको समझ में आने लगेगा। समय आएगा तो पढ़ाएंगे इसको, जल्दी ही पढ़ाएंगे। तो जब हम इतना मेहनत इस पे करेंगे ही एचआरएम पे, तो आप ही बतलाइए कि आपके इलेक्टिव पेपर पे क्यों ना हम उसको आगे बढ़ा दें, क्योंकि उसका एचआरएम ही तो जो हम पढ़ाएंगे वो बेसिक आपका है। तो क्या बोलती हैं आप लोग? ठीक है लतिका, कोई जी सर। दिक्कत? हाँ। और कौन खुशबू? सा सब्जेक्ट का है ये सर फर्स्ट? नहीं, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एबीएम का है। जैसे कि चार आपका, बीएम, अच्छा। हाँ, जैसे कि चार आपका मेन पेपर है ना, हाँ। ये तो पढ़ना ही है। एबीएम है, बीएफएम है, एबीएफएम एंड बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, ये तो आपका चार मेन पेपर है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात हो गया कि पांचवा पेपर में क्या पढ़ना है। पांचवा पेपर में पांच इलेक्टिव पेपर है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एबीएम में जब हम मेहनत करेंगे ही एचआरएम में, तो उसमें थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत कर देंगे तो आपका इसमें अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो क्यों, हाँ, क्यों ज्यादा पे करना? तो इसीलिए आपका ये आराम से निकल जाएगा। आप सोचिए, पांच सब्जेक्ट है, लेकिन आपका आराम से निकल जाएगा। इसके बाद से आपका बैंकिंग लॉ, ये बिजनेस लॉ, ये कुछ खास है नहीं, ये भी निकल जाएगा। एबीएम भी निकल जाएगा, निकल तो सब जाएगा। आप केवल रेगुलर बनाए रखिए। सबसे पहले लेकिन हम बीएफएम पढ़ाएंगे। क्यों बीएफएम पढ़ाएंगे, इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो पूरे सीआईबी में, पूरे सीआईबी में जो सबसे टफ पेपर है वो आपका बीएफएम है। और बीएफएम में रिस्क मैनेजमेंट है। तो पूरा सीआईबी आपको रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्योंकि बैंक क्या है, एक प्रकार का बिजनेस है। अभी हम सब बतलाने वाले हैं। आज तो डेमो क्लास है, तो सब कुछ बतला देंगे, बेसिक चीज। तो बैंक क्या है, एक प्रकार का बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस जिसको हम लोग कहते हैं। और बिजनेस बिना रिस्क का तो होता नहीं है, राइट ना? तो बहुत सारे उसमें आपको रिस्क मिलेगा। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट हम सबसे पहले पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेमो क्लास। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्योति आपको तो मालूम होगा। लतिका से हम पूछते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जब जब आपको कुछ पूछना हो हमसे तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा और फिर उस तरह से म्यूट कर लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ बैंक, मेन फंक्शन ऑफ बैंक क्या है? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप फिर बाद में देखते हैं कि बैंक का डिफिनेशन क्या होता है। ए बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट। अब बैंक एक प्रकार का बिजनेस है, बैंक जिसको हम लोग बैंकिंग बिजनेस कहते हैं, बैंकिंग बिजनेस। तो जिनके पास सरप्लस ऑफ मनी है,
सरप्लस ऑफ मतलब जिनके पास इनकम आता है, कहीं से वो अर्निंग करते हैं, इसमें वो एक्सपेंस करते हैं, और वहां से जो पैसा बचता है तभी तो वो बैंक में जमा करेंगे। तो जिनके पास सरप्लस ऑफ मनी है वो डिपॉजिट के रूप में बैंक में जमा करेंगे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, डिपॉजिट क्या है? तो डिपॉजिट का मतलब हुआ कि एक प्रॉपर अकाउंट में। यहीं से क्वेश्चन रेज होता है कि बैंक में एंड मनी लेंडर में क्या डिफरेंस है। बैंक एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करती है, चाहे वो डिपॉजिट पैसा लेती है उस समय डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन करती है, चाहे लोन देती है तभी आपका लोन अकाउंट मेंटेन करती है। मतलब बैंक ऑलवेज एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करती है। जो मनी लेंडर है वो कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है, मनी लेंडर का रेगुलेटर कोई भी नहीं है। बैंक का अपने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, मनी लेंडर का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं, वो अपने हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिसाइड करता है, और रिकवरी भी वो अपने हिसाब से करता है। बैंक का सब कुछ जो है वो स्ट्रक्चर्ड है। समझ में आ रहा है ना? तो बैंक में जब भी आप पैसा रखते हैं तो उसको डिपॉजिट वर्ड यूज किया जाता है। और मैं आपको दिखाऊं कि जो बैंक का डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट, एक्चुअली आरबीआई एक्ट नहीं है, बीआर एक्ट है। बैंक आपका दो एक्ट के अंडर रेगुलेट होती है, एक आरबीआई एक्ट एंड दूसरा बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आरबीआई एक्ट में बैंक का डिफिनीशन नहीं है, बीआर एक्ट में बैंक का डिफिनीशन है। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B, ये तो आपको मालूम होगा कि एडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये डिफिनीशन आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एडॉप्ट की है। क्या बोलता है कि बैंकिंग इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट ही बैंक एक्सेप्ट करती है, और किस लिए? फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। विच आर पेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर। मतलब आप जैसे भी आप विड्रॉ करें वो अलग मैटर है। डिफिनेशन में तो यही आ गया कि ये बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में भी आप बोल सकते हैं कि बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन और इन्वेस्टमेंट। तो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ये आपको दो फॉर्म में करती है, एक एनडीटीएल के फॉर्म में करती है एंड दूसरा पारा बैंकिंग के फॉर्म में करती है। एनडीटीएल में आपका दो चीज आ जाता है, एक डीएल आ जाता है, दूसरा टीएल आ जाता है। डीएल मतलब डिमांड लायबिलिटी, ठीक है ना? एक्चुअली डिपॉजिट क्या है? बैंक के लिए लायबिलिटीज वाला पार्ट है। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब डिपॉजिटर पैसा मांगेगा तो उसको देना है, उसके पैसा को रखना नहीं है, उसको दे देना है। और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर ढंग से तो बैंक के पास अगेन वो रिस्क आ जाएगा, लिक्विडिटी रिस्क। तो रिस्क की चर्चा हम आगे करते हैं, ठीक है ना? इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले पढ़ाते हैं। तो ये लायबिलिटी वाला पार्ट है डीएल एंड टीएल, डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी में आपको सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ठीक है ना, ये सब भी आता है। एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, वो भी आपका एनआरआई के लिए डिपॉजिट अकाउंट है, वो सब आ जाता है। एंड टीएल में क्या आ जाएगा? एफडी आ जाएगा, आरडी आ जाएगा, जिस तरह से आपका कमिटमेंट होता है कस्टमर का बैंक के साथ, प्रॉपर टाइम का, प्रॉपर टर्म का, कि हाँ इतना समय तक हम रख सकते हैं। तो मिनिमम 7 डेज है एंड मैक्सिमम कितना है? 10 डेज, सॉरी 10 ईयर है। इसके बीच में वो कभी भी निकाल सकता है पैसा, या पार्टिकुलर टाइम के लिए वो रख सकता है, उसके बीच में भी निकाल सकता है। बट है तो कमिटमेंट ही, तो उसको हम लोग टाइम लायबिलिटी के अंडर रखते हैं। तो ये आपका एनडीटीएल है, ये बैंक का कोर प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है ना? कोर प्रोडक्ट मतलब शुरू से बैंक ये करती आई है। बाद में 1991 में जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो मार्केट ओपन हुआ, तो बैंक का अर्निंग थोड़ा सा कम होने लगा। तो 2000 में आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसीजन लिए कि बैंक को पारा बैंकिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो यूनिवर्सल बैंकिंग का कंसेप्ट आ गया। यूनिवर्सल बैंकिंग में आपका पारा बैंकिंग आ गया। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है? ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट डील्स अंडर वन रूफ। मतलब
इंडिया में जितना भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट डील होता है वो अब बैंक भी डील करेगी। एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा। मॉल वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? नहीं तो कभी भी बैंक पहले पारा बैंकिंग नहीं करती थी। और अब पारा बैंकिंग मतलब जो इंश्योरेंस है, जो आपका म्यूचुअल फंड है, जो आपका पीपीएफ है, जो आपका सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, या फिर अटल पेंशन योजना हुआ, या कोई भी पेंशन एनपीएस है, वो सब डील नहीं करती थी बैंक। ये सब डील करती ही नहीं थी, क्योंकि बैंक का ये कोर प्रोडक्ट नहीं था, डिफिनेशन में भी नहीं है। बट कमीशन के लिए बैंक ये आपका यूज करती है कि यहाँ से बैंक को क्या मिलता है, कमीशन। इसीलिए इसको बैंक आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के रूप में भी यूज करते हैं, मतलब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्रॉस सेलिंग भी कहते हैं। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेलिंग एक्चुअली मार्केटिंग वर्ड है कि पहले से अगर आप जो मतलब आपका जो कोर बिजनेस है उससे हट के अगर आप कोई काम कर रहे हैं कस्टमर के सुविधा के लिए, या फिर आप कमीशन के लिए कर रहे हैं, तो वो आपका क्रॉस सेलिंग है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई अंग्रेजी दवा की दुकान है, ठीक है, तो वहां पर आपको कोई एलोपैथिक या आपको कोई होम्योपैथिक मिलेगा, ठीक है ना? एलोपैथिक की दवा में होम्योपैथिक मिलेगा या फिर आपको आयुर्वेदिक, जैसे कि डाबर का च्यवनप्राश। तो डाबर का च्यवनप्राश आपका तो अंग्रेजी दवा नहीं ना है, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका क्रॉस सेलिंग हुआ। जैसे आपका पिज्जा हट है या मैकडोनाल्ड है या केएफसी है, इसका कोर प्रोडक्ट तो कुछ और है, इसमें आपको अगर सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाता है तो वो क्या हुआ? उसका क्रॉस सेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग एक्चुअली कस्टमर के बेनिफिट के लिए किया जाता है कि कस्टमर को आसानी से वो प्रोडक्ट मिल जाए, इसके लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। बैंक को इससे कमीशन के रूप में अर्निंग भी हो जाता है, बट बैंक का ये कभी भी मेन प्रोडक्ट नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो इसका पैसा भी बैंक को नहीं जाता है, मतलब बैंक के पास जो फंड एकुमुलेट होता है, वो फंड आपको एनडीटीएल का एकुमुलेट होता है, एनडीटीएल का बैंक के पास जाता है। कभी भी पारा बैंकिंग का पैसा बैंक के पास डायरेक्टली नहीं जाता है। हाँ, कमीशन मिलेगा, वो फिर फंड के रूप में आ सकता है। तो बैंक के पास फंड आया, अब बैंक को इस फंड से ढेर सारा प्रॉफिट चाहिए। तो पहले ये प्रॉफिट अर्न करना थोड़ा सा आसान था, मतलब 1991 के पहले। अगर हम लोग बात करें 1991 के पहले, तो ये प्रॉफिट अर्न करना थोड़ा सा आसान था, इरिस्पेक्टिव ऑफ टुडे। क्यों आसान था? इसलिए आसान था कि बैंक अपना इन्वेस्टमेंट, अब इसमें आपको डिफिनेशन में दो चीज और है, लोन एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब बैंक को जो पैसा मिलता है उसका या तो लोन देगी या आपको इन्वेस्टमेंट करेगी। तो लोन बैंक तो बहुत लिमिटेड वे में देती थी, समझ में पहले तो बैंक के पास अकाउंट ओपन करना भी बहुत मुश्किल था। तो दो इंट्रोड्यूसर चाहिए और सभी बहुत सारे फॉर्मेलिटी चाहिए, बट धीरे धीरे करके वो आसान हो गया। लोन भी धीरे धीरे करके बैंक देने लगी। लेकिन हम पहले की बात कर रहे हैं कि यहाँ से बैंक को ज्यादा अर्निंग नहीं होता था, और बैंक इन्वेस्टमेंट भी जो करती थी वो गवर्नमेंट बॉन्ड में करती थी। गवर्नमेंट बॉन्ड बैंक को 15% के आसपास रिटर्न दे देती थी, इसीलिए बैंक आराम से चलती थी, मजे से चलती थी, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है। लेकिन जब 1991 के बाद जब मार्केट ओपन हुआ, तो गवर्नमेंट बॉन्ड से अर्निंग कम हो गया। ये जो 15% मिलता था ये रिड्यूस होकर 8% आ गया। तो इसीलिए तो एफडी पे जो 12% इंटरेस्ट था पहले, बहुत पहले, वो भी रिड्यूस होकर 6 से 7% आ गया। अब आपको कितना परसेंट देते हैं? अलग अलग बैंक का एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग है, लेकिन आप जो है 6% से 7% के आसपास ही देते होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो बैंक, लेकिन बैंक का जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया। अर्निंग कम हो गया बट एक्सपेंस कम बढ़ गया। एक्सपेंस इसलिए बढ़ गया कि बहुत सारे नॉर्म को पूरा करना हुआ, जैसे कि आपका जो बेसल नॉर्म है उसको को पूरा करना हुआ। पहले बेसल नॉर्म को पूरा नहीं करना होता था, पहले केवल सीआरआर था, एसएलआर ये सब था, बेसल तो था नहीं। तो बेसल को पूरा करना हुआ, उसके बाद से बहुत सारे एक्सपेंस आ गया, जैसे कि रेंट जो है बढ़ गया। ठीक है, रेंट बढ़ गया, बहुत सारे मशीन परचेज करने हुआ, उसके बाद से सैलरी जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो एक्सपेंस काफी बढ़ गया, और बैंक का जो सिक्योर अर्निंग था वो कम हो गया। तो इसीलिए बैंक को अब सारा बैंकिंग करना पड़ा अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। बैंक को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, मतलब अनसिक्योर प्रोडक्ट में, जैसे मनी मार्केट में, जैसे कैपिटल मार्केट में, जैसे
फॉरेक्स में, जैसे डेरिवेटिव्स में। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी रिस्क हो गया। तो रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से देखते हैं कि ये आपका बैंक का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक तरफ आपका लायबिलिटी प्रोडक्ट है, दूसरे तरफ आपका एसेट प्रोडक्ट है। अब जब बैलेंस शीट पढ़ाएंगे तो ये भी पढ़ाएंगे हम लोग। बैंक में लेफ्ट साइड लायबिलिटी रहता है एंड राइट साइड आपका एसेट रहता है। तो जो एनडीटीएल है, एनडीटीएल है, ये क्या हुआ, ये लायबिलिटी साइड आएगा। जो लोन एंड इन्वेस्टमेंट है, ये ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये बैंक के लिए आपका एसेट हो जाएगा, जहां जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसीलिए हमने ये लायबिलिटी दिखलाया है, एसेट दिखलाया। ये आपका बैलेंस शीट, इसी को हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तो और भी बहुत सारे चीज होते हैं, जब वो समय आएगा तो बतलाएंगे। तो ये आपका हो गया ऑन बैलेंस शीट आइटम, ऑन बैलेंस शीट आइटम। एक होता है ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम किसे कहते हैं? ऑन तो हमने बता दिया कि ऑन क्या है, मतलब बैंक जो लेती है, जो करती है, वो आपका ऑन बैलेंस शीट आइटम है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या है? ऑफ बैलेंस शीट आइटम है कि बैंक कमिटमेंट करके रखी है, अभी कैश फ्लो नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना, कैश फ्लो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो ये काफी इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो का मतलब ये हुआ, जब कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो आपको क्या हुआ, कैश फ्लो हुआ। जब आपने कस्टमर को लोन दिया तो यहां भी कैश फ्लो हुआ। जब आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो ये भी आपका कैश कैश फ्लो हुआ। कैश फ्लो काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना। तो जब कमिटमेंट केवल आप करते हैं तो वहां पे कैश फ्लो नहीं हुआ। तो जब भी कैश फ्लो होगा तभी ये ऑन बैलेंस शीट आइटम में आएगा। जब तक कैश फ्लो नहीं हुआ, केवल कमिटमेंट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है बैंक का जो केवल अभी कमिटमेंट है, जैसे कि बैंक गारंटी। ये क्या हुआ, एक प्रकार का बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, बट ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। जब तक वो कैश फ्लो होगा तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो बहुत सारे वर्ड आपको सीखने को मिलेगा कि क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने अपने प्रॉमिस, अपने कमिटमेंट को रियलिटी में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब हुआ कैश फ्लो हो गया, तो ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम से हटकर ये ऑन बैलेंस शीट आइटम में आ जाएगा। इसके बाद से आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी जो होता है, ये भी एक प्रकार का कमिटमेंट है, बट जब इसका कैश फ्लो कर देगी बैंक तो ये ऑन बैलेंस शीट आइटम में आ जाएगा। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम हुआ, ऑन बैलेंस शीट आइटम हुआ। समझ में आ रहा है ना। बैंक के पास दो बुक होता है, एक आपका होता है बैंकिंग बुक, बैंकिंग बुक, एंड दूसरा आपका होता है ट्रेडिंग बुक, ट्रेडिंग बुक। तो बैंकिंग बुक जो होता है, ये दो बुक, ये दो चीज को मिलाकर होता है, दो आइटम को मिलाकर होता है। एक आपका एनडीटीएल, इसमें आपका ये पारा बैंकिंग नहीं आता है, इसको नोट कीजिएगा। पारा बैंकिंग केवल जानिए, अब आपको सीआईबी में पारा बैंकिंग नहीं पढ़ना है। टोटल आपको बैंक का जो कोर बिजनेस है उसी का एनालिसिस है। पारा बैंकिंग सीआईबी जीआईबी में पढ़ना था, सीआईबी में नहीं पढ़ना। सीआईबी में आप लोग को पारा बैंकिंग नहीं पढ़ना है, वो जीआईबी में था। अब आपको सीआईबी में कोर बिजनेस पढ़ना है। तो ये तो समाप्त हो गया। कोर बिजनेस आपका यही है, ठीक है ना। इसमें आपका एनआरआई अकाउंट भी जुट जाएगा, प्लस जो एनआरआई है। तो ये सब एनडीटीएल में आ गया। एनडीटीएल में आपको आ गया, बैंकिंग बुक भी आ गया, बैंकिंग बुक में एनडीटीएल भी आ गया, एंड आपका लोन वाला प्रोडक्ट भी आ गया। ये दोनों को मिलाकर हम लोग बैंकिंग बुक कहते हैं। एंड जो बैंक का इन्वेस्टमेंट पार्ट है, जो कि ट्रेजरी मैनेजमेंट के थ्रू होता है, ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिंग बुक आता है। इसी दोनों को हम लोग ऑन बैलेंस शीट आइटम कहते हैं। दिस इज नोन एज ऑन बैलेंस शीट आइटम। तो यही दोनों चीज हम पहले पढ़ेंगे, समझे। आपको मैं सिलेबस भी दिखला रहा हूं, किसका, रिस्क मैनेजमेंट का, मतलब एक्चुअली
बीएफएम का, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो सबसे टफ पेपर है। और इसका जो बैंकिंग रिस्क है, बैंक रिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा सीआईबी इसी पे है। तो आप देखिए, रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क इन बैंकिंग रिस्क, मतलब जितना भी है तो ये हम बतलाएंगे। इसके बाद से मॉडल बी के बाद आपका मॉडल सी आएगा, जो ट्रेजरी मैनेजमेंट है, ट्रेजरी मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो बैंक जो इन्वेस्टमेंट करती है, वो वाला चीज, तो दोनों एक्चुअली जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बतला देंगे, उसके बाद से आप जो कहिएगा सो पढ़ाएंगे, बट दोनों पहले पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार मुझे प्लीज बतलाइए कि क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं। जी सर, समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं कहीं भी समझ में आया, कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आए तो अपना अनम्यूट कीजिएगा और पूछिएगा कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि सर जब एक तक बार क्रिस्टलाइजेशन और लेटर ऑफ क्रेडिट फिर से थोड़ा बताइएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है जिसमें जिसमें आप बिजनेस करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि अकॉर्डिंग टू बैंक डिफिनीशन इसका आंसर जो होगा ये आपका बी एंड सी होगा, ठीक है, ना कि ई होगा। ई इसलिए नहीं होगा कि बैंक एक्सेप्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट वर्ड आपको नहीं लिखा गया है तो आप ए को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जनरल पीपल के लिए डिपॉजिट चल सकता है, मनी लेंडर के लिए चल सकता है एक्सेप्ट मनी, बट आपके लिए अगर डिपॉजिट वर्ड नहीं है तो फिर किस अकाउंट में पैसा देंगे? मान लीजिए कि आपके बैंक में हम कल 1 लाख रुपया लेकर आते हैं और बोलेंगे कि इसको आप रख लीजिए, तो थोड़े रख लीजिएगा, बोलिएगा सर इस पर डिपॉजिट स्लिप कहाँ है, राइट ना। या फिर आप लोन डिसबर्स कीजिएगा तो उसमें भी अकाउंट चाहिए, इसलिए बैंक ऑलवेज एक्सेप्ट डिपॉजिट, चाहे वो रिपेमेंट के लिए हो या फिर कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हो। इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिपॉजिट वर्ड, और जो आपका बीआर एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें भी इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको ध्यान रखिएगा। बाकी तो ठीक है, लोन एंड इन्वेस्टमेंट वर्ड को आप कैजुअल ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये डिपॉजिट वर्ड नहीं होगा तब तो नहीं चलेगा। चलिए, हम लोग सीख रहे थे और पहला आपको चैप्टर हम पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 11, रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट। तो आप पूछ रहे थे क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का बिजनेस स्ट्रक्चर है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कहीं बाहर से सामान मंगाना है, मान लेते हैं कि ये जो सेलर है ये इंडिया के बाहर है, यूएस में, वहां से सामान मंगाना है। इंडिया में आपका बायर है, ये आपको इंडिया में, तो कोई भी सेलर एंड बायर एक दूसरे को नहीं जान रहा है, तो ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि कैसे बिजनेस होगा। आखिर बिजनेस तो करना है, तो कैसे बिजनेस होगा? एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, सेलर बोलेगा कि पैसा भेज दो तब हम सामान भेज देते हैं, बायर बोलेगा कि पैसा हम बाद में भेज देंगे, सामान पहले भेजो, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी, ने बैंकों को इन्वॉल्व किया कि बैंकों के थ्रू आप लेटर ऑफ क्रेडिट का डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और उसके थ्रू आप बिजनेस कीजिए। तो इसमें जो बैंक है, बहुत सारे बैंक है, अब उतना तो डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे, इसमें बहुत सारे बैंक इन्वॉल्व होती है और लेटर ऑफ क्रेडिट का एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। तो इसमें जो जैसे कि बी1 है, तो हर एक बार का एक बैंक होता है बी1, वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, मतलब एक तरह से कमिटमेंट किया। अगर सेलर को कल होके पैसा नहीं मिला तो किसको बोलेगा? तो बी1 को बोलेगा, तो बी1 को वो पैसा देना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो कमिटमेंट है ये क्या हो जाएगा, एक तरह से क्रिस्टलाइजेशन का रूप ले लेगा। तो ये पहले पैसा भेजेगा और देन वो अपने बायर से मांगेगा। तो ये क्या हुआ, ये जो ऑफ बैलेंस आइटम था ऑन बैलेंस शीट आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार आपका जो बैंक गारंटी होता है वो क्या होता है, वो भी एक प्रकार का कमिटमेंट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई C1 कंपनी है, कोई C2 कंपनी है, अब C2 कंपनी को कोई मशीन चाहिए, मशीन चाहिए, मान लेते हैं कि 1 करोड़ का मशीन चाहिए, जो C2 कंपनी के पास नहीं है, तो C1 कंपनी के पास बोले कि आप मशीन दे दो ऑन क्रेडिट पे, ऑन क्रेडिट पे आप मुझे मशीन दे दो, मैं बाद में मशीन दे दूंगा, बाद में उसका पैसा दे दूंगा, एक पार्टिकुलर ड्यू डेट फाइनल होगा, इस समय पैसा दे देंगे। तो शिवन बोलता है ठीक है, ये सब तो ठीक है, कल होके तुम इनकार किए तो क्या होगा कि मुझे बैंक गारंटी चाहिए। तो कोई पार्टिकुलर एक बैंक आएगा,
मान लेते हैं कोई एक पार्टिकुलर बैंक आया जो C1 को बैंक गारंटी देगा कि अगर ये ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं देगा तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे, बाद में हम इसे रिकवरी करेंगे। ये अलग मुद्दा है, बाद में हम रिकवरी करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हुआ कि जो कमिटमेंट है वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हो गया। तो जो कमिटमेंट जब कैश फ्लो में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हुआ क्या? जी सर। हाँ, ठीक है ना? कमिटमेंट जब कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अब ये रिकवरी करेगा। अब अगर रिकवरी में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये आपका क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बहुत सारे यहाँ भी आपका रिस्क है। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम ऑन बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम ऑन बैलेंस शीट आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अगर हम लोग रिस्क एनालिसिस की बात करें तो बैंक के पास बैंक के पास 4 मेन रिस्क होता है। पहला क्रेडिट रिस्क, इसको नोट कीजिए। नोटबुक लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए। नोटबुक और पेन हम ग्रुप में भी मेंशन कर दिए थे। जब तक आप कुछ चीज नोट नहीं कीजिएगा ना तब तक आप शुरू शुरू में आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। तो बैंक क्या है? एक प्रकार का बिजनेस है, और बिजनेस वर्ड जहां पे होगा वो विदाउट रिस्क हो जाए ये संभव नहीं है। तो बैंक के पास 4 रिस्क होगा, 4 मेन रिस्क। इसका फिर सब रिस्क होगा, इसमें फिर सब रिस्क होगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें फिर सब रिस्क होगा। तो 4 मेन रिस्क कौन है? क्रेडिट रिस्क, दूसरा लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा मार्केट रिस्क एंड चौथा ऑपरेशन रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या हुआ कि पैसा दिया और पैसा वापस नहीं आया या फिर नहीं आने की संभावना है, तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। तो अक्सर ये क्रेडिट रिस्क कहाँ पे होता है? लोन वाले सेक्शन में होता है। यहाँ पे क्या होता है? क्रेडिट रिस्क होता है। मतलब बैंक जब लोन देती है और वो लोन नहीं आता है, तो लोन नहीं आया तो एनपीए में कन्वर्ट हो गया, और उसका अगर खतरा है तो वो क्रेडिट रिस्क है। तो खतरा पहले होगा तभी तो घटना घटेगा, राइट ना? ठीक है ना? तो वो क्रेडिट रिस्क हो गया। लिक्विडिटी रिस्क क्या हुआ कि बैंक के पास अगर पैसा की कमी है अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे कि बैंक ने बैंक गारंटी दे दिया और जब कस्टमर ने मांगा कि मुझे चाहिए, मतलब क्रिस्टलाइजेशन का जब टाइम आया तो बैंक के पास खुद पैसा नहीं है उस देने के लिए, तो बैंक के पास क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी रिस्क हो जाएगा। तो फिर कहीं से पैसा उधार लेके दो या देख लो क्या करना है। उसी प्रकार जो बैंक के डिपोजिटर है, अगर डिपोजिटर को देने के लिए पैसा नहीं है बैंक के पास, जैसे कभी कभी किसी बैंक के पास प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे यस बैंक के पास हो गया था कोविड के समय। आज से 4-5 साल पहले यस बैंक को प्रॉब्लम हो गया था। आईसीआईसीआई बैंक को प्रॉब्लम हो गया था 2008 में। 2008 में आईसीआईसीआई बैंक को प्रॉब्लम हो गया था। और बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक, आप पिछले गूगल पर रिकॉर्ड सर्च कीजिए तो पिछले 5 साल में करीब 2530 कोऑपरेटिव बैंक डूब गई इसी लिक्विडिटी रिस्क के चलते। तो लिक्विडिटी रिस्क क्या है कि अगर पैसा की कमी है बैंक को कोई भी काम करने के लिए, डिपॉजिटर को पैसा देने के लिए, लोन डिसबर्स करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। समझ में आ रहा है ना? ये आपको लिक्विडिटी रिस्क होगा। इसके बाद से मार्केट रिस्क। पहले मार्केट रिस्क नहीं हुआ करता था। जब बैंक का इतिहास तो बहुत पुराना है, आजादी के पहले से बैंक है और आजादी के बाद भी। तो पूरे पूरे एरा को, मतलब पूरे जो टर्म है बैंक का, जो हिस्ट्री है, उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं पूरे हिस्ट्री को। एक 1991 के पहले का पार्ट एंड 1991 के सेकंड पार्ट। उसके बाद से पूरा चेंज चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? तो 1991 के पहले आपको मार्केट वर्ड न के बराबर था, मार्केट से कुछ था ही नहीं, क्योंकि जितना भी बैंक था वो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती थी, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करती थी, और वहां से बैंक को ढेर सारा पैसा बिना मेहनत का मिल जाता था।
क्योंकि पूरा अर्निंग गवर्नमेंट का था, वहां से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। बट 1991 में आपका क्या आया, एलपीजी आया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई। समझ में आ रहा है ना? फॉरेन प्लेयर की एंट्री हो गई, इंडियन प्लेयर बाहर में जाके काम करने लगे, दूसरे प्लेयर इंडिया में आए, काम करने लगे। तो उससे गवर्नमेंट का अर्निंग कम हो गया। मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हो गया। पहले मार्केट क्या था, क्लोज था। 1991 के पहले मार्केट क्या था, तो क्लोज था, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में था। अब मार्केट को गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया, इंडियन इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए ओपन कर दिया। तो गवर्नमेंट के हाथ से जो अर्निंग था वो मार्केट को मिल गया। तो अब गवर्नमेंट भी मार्केट से अर्निंग, गवर्नमेंट को भी अगर पैसा चाहिए वो मार्केट से करेगी, ठीक है ना? कोई भी शेयर किसी भी कंपनी का होता है, उसमें 5 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं, दिमाग में आए, ठीक है? कोई भी शेयर, पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, जो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें 5 तरह के इन्वेस्टर रहते हैं। एक, प्रोमोटर, मार्केट में एक प्रोमोटर रहते हैं। प्रोमोटर मतलब जिनकी कंपनी है, जिन जो मेजर शेयर होल्डर है, ये आपको मेजर शेयर होल्डर है, एक तरह से ये ऑनर है जिनकी कंपनी है। दूसरा, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर के इन्वेस्टर है, इसको हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, वो होते हैं। तीसरा, डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डीआईआई में कौन कौन आ जाता है, तो डीआईआई में म्यूचुअल फंड वाला आ जाता है, एएमसी वाला, मतलब म्यूचुअल फंड क्या हुआ, एएमसी, एमसी वाले आ जाते हैं। जो आपका एनपीएस है, एनपीएस का पैसा भी मार्केट में ही जाता है। आपका जो एनपीएस है, इसका पैसा भी मार्केट में ही जाता है। तो अगेन वही, मार्केट आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। समझ में आ रहा है ना? जो आपका रिस्क मैनेजमेंट पहले समझिएगा, उसके बाद ट्रेजरी मैनेजमेंट जो समझिएगा, तो मार्केट को आप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बिना मार्केट के आप ये समझ नहीं सकते हैं। तो आपका एनपीएस का पैसा, जो आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका टर्म इंश्योरेंस, एक आपका इंडोमेंट इंश्योरेंस, और एक आपका यूलिप प्लान। तो टर्म इंश्योरेंस तो आपका है कि अगर कोई डेथ कर गया तो उसके फैमिली को मिल जाएगा, ठीक है, मैच्योरिटी पे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडोमेंट में क्या होता है, इंडोमेंट में मैच्योरिटी पे कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है नहीं, थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन जो यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, इसमें आपको फंड वैल्यू मिलता है। तो ये फंड वैल्यू क्या होता है, तो मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, वहां से जो पैसा ग्रोथ होता है वही मिलता है। तो अगेन मार्केट वाली बात आ गई, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब किसके अंडर आता है, डीआईआई, उसके बाद से एनपीएस आपका हो ही गया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको डीआईआई के अंदर आ जाते हैं, जो इसमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां से। उसके बाद से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद ही पहले कंपनी हुआ करता था। सारा कंपनी किसका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। अब उसका तो नवरत्न बच गया, बाकी कंपनी जो है पब्लिक के हाथ में आ गया। तो गवर्नमेंट भी उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि आईटीसी, उसमें गवर्नमेंट का भी कुछ पार्ट है, भले ही वो बहुत कम हिस्सा हो। क्लियर ना? आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखलाता हूँ। जैसे आपको, जैसे कोई टीसीएस रख लीजिए, जैसे आपका टीसीएस, टीसीएस, जैसे टीसीएस है, तो टीसीएस में आपका जो, देखिए ये आपको इन्वेस्टमेंट है। प्रोमोटर बताया था, 5 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। प्रोमोटर का मतलब क्या हो गया, जिसके पास मेजर, जिसकी कंपनी हो, एक तरीका से। प्रोमोटर कौन होते हैं, जो आपका, जिनके पास मेजर शेयर होल्डर होते हैं, वो आपका प्रोमोटर हो गया, जिनकी कंपनी है, ठीक है। एफआईआई का मतलब क्या हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डीआईआई का मतलब क्या, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी अब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है।
तो देख रहे हैं ना, बहुत कम पार्ट है, 0.05 है, 0.05 है, बहुत कम है। तो लेकिन है ना, ठीक है ना। गवर्नमेंट का, इसको क्लिक कीजिएगा तो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो करता है, और इसके बाद से रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, मतलब हम लोग, इसके बाद से आपका रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, इसके बाद आपका आपका ये पांचवा में है, रिटेल होते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लिए, ये आपका रिटेल होता है, ये आगे इसका जरूरत पड़ेगा। 5 पॉइंट वही हुआ ना सर, प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई, गवर्नमेंट एंड रिटेल रिटेल, पब्लिक। हाँ पब्लिक हो गया। हाँ, ये आपका हो गया, 5 प्रमोटर हो गए। तो ये हम आपको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है, तो ओपन हो गया। तो अब जो बैंक है, उसको भी अगर ढेर सारा प्रॉफिट चाहिए तो कहां से मिलेगा? मार्केट से। क्योंकि जो बैंक का सिक्योर प्रॉफिट जो गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलता था 1991 के पहले, वो लगभग कम हो गया, 15% से अब 8% हो गया, इतना कम हो गया। तो बैंक को भी जो प्रॉफिट चाहिए वो कहां से मिलेगा? क्योंकि बैंक का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, पहले के तुलना में बैंक का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, एंड प्रॉफिट, सिक्योर प्रॉफिट घट गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक का एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ गया? तो बैंक को पहले के तुलना में ज्यादा रेंट पे करना होता है, बैंक को बहुत सारे मशीन पे काम करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में हजारों कंप्यूटर परचेज करना होता है, और उसका मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर, समझ में आ रहा है ना। मतलब बैंक का एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया, बैंक के एम्प्लॉय को पहले से बहुत ज्यादा सैलरी देना होता है, वो बढ़ गया, ठीक है। पहले आप देखिएगा, पहले के एम्प्लॉय को उतना सैलरी नहीं मिलता था, अब आज के डेट में सैलरी ज्यादा हो गया है, मतलब फिर भी कुछ कम है, वो अलग मुद्दा है, जिसके लिए आप जो है अलग थोड़ा से आप डिस्कशन कीजिए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन पहले की तुलना में सैलरी जो है बढ़ गया। बैंक का तरह तरह का एटीएम मेंटेन करना होता है, एक एक एटीएम मशीन का करोड़ रुपया प्राइस है, तो कहाँ से? बैंक को बेसल मेंटेन करना होता है, पहले बेसल नहीं था। बेसल कब आया? 1998 में तो बेसल ही आया है, और इंडिया में जो बेसल उसके बाद ही लागू हुआ है, समझ में, 1996 के बाद ही इंडिया ध्यान देना शुरू हुआ है। तो 1996 क्या है? 1991 के बाद ही है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि बैंक का जो एक्सपेंस है, जो एक्सपेंडिचर है, वो काफी बढ़ गया, एंड बैंक का जो सिक्योर अर्निंग जो गवर्नमेंट बॉन्ड से था, वो घट गया। तो इसके लिए बैंक क्या की? इसके लिए बैंक को ढेर सारा प्रॉफिट चाहिए, ये कहां से मिलेगा? गवर्नमेंट तो देगी नहीं, तो बैंक लोन को थोड़ा सा लिबरल बनाया, तो लोन से मिला। बैंक जो है आपको डिपॉजिट पे थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना शुरू किया, इसलिए तब 6 से 7% डिपॉजिट पे मिलता है। बैंक पारा बैंकिंग काम करना शुरू किया, जहां से बैंक को प्रॉफिट कमीशन के रूप में कुछ मिलना शुरू हुआ। बैंक इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना शुरू किया, ट्रेजरी, अपने ट्रेजरी मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए कि बैंक के पास 4 मेन रिस्क होता है: क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, एंड ऑपरेशनल रिस्क भी। पहले ऑपरेशनल रिस्क नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले मैनुअल काम होता था। अब सीबीएस है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में डे टू डे आप देखते होंगे कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है, चाहे वो अकाउंट मिसमैच की बात हो, चाहे फ्रॉड की बात हो, चाहे कहीं पैसा भेजना है कहीं चला गया, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सारे ऐसे चीज सुनने को मिलता है, तो इसके बदले में भी बैंक को मेंटेन करना होता है, सीएआर। ये आप लोग को बेसल में पढ़ना है, कैश एडिक्वेसी रेशियो जो मेंटेन करना होता है, ये आपको बेसल में पढ़ने को मिलेगा। तो बैंक का एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया, तो इसीलिए बैंक मार्केट पे ध्यान देती है कि मार्केट से वो पैसा मुझे अर्निंग करना ही होगा, नहीं तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो 4 मेन रिस्क है, और इसके बाद से सब रिस्क है। तो जो भी मेन रिस्क है, इसमें 2 लेवल पे रिस्क हम लोग चेक करते हैं, एक ट्रांजेक्शन लेवल पे एंड दूसरा पोर्टफोलियो लेवल पे। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? जो सिंगल प्रोडक्ट होता है, जो सिंगल प्रोडक्ट होता है वो ट्रांजेक्शन हुआ। पोर्टफोलियो का मतलब जो आपका जो आपका ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है, वो आपका पोर्टफोलियो है। जैसे एग्जांपल के लिए
मान ले लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपया है। अब 1 लाख रुपया में आपने, अब मान लेते हैं कि 10,000 का, 10,000 का आप एफडी किए, फिक्स डिपॉजिट किए, 10,000 का आप जो है गोल्ड बॉन्ड परचेज कर लिए, राइट ना। 50,000 रुपया आपने शेयर में डाल दिया, कुछ पैसा कितना बचा, 30,000, 30,000 का आपने म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया, मान लेते हैं। तो जो आपका एफडी है वो क्या है, ट्रांजेक्शन लेवल। जो आपका गोल्ड बॉन्ड है वो क्या है, ट्रांजेक्शन लेवल। जो आपका शेयर है वो क्या है, ट्रांजेक्शन लेवल। एंड जो आपका म्यूचुअल फंड है वो क्या है, ट्रांजेक्शन लेवल। एंड पूरा ये जो 1 लाख का आपने जो ये क्या बना दिया, आपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना दिया। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग जब भी रिस्क के एनालिसिस करते हैं, वो ट्रांजेक्शन लेवल पे भी करते हैं एंड पोर्टफोलियो लेवल भी करते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इसको सीखेंगे कि कैसे ट्रांजेक्शन लेवल पे होता है, कैसे पोर्टफोलियो लेवल पे होता है। इसके अलावा भी दो मेन रिस्क है, ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्रेडिट रिस्क की हम लोग बात करेंगे। तो क्रेडिट रिस्क में ट्रांजेक्शन लेवल पे आपका ये ये तीन रिस्क होता है, काउंटर पार्टी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। तो ऑलमोस्ट एक ही है। काउंटर पार्टी एंड डिफॉल्ट रिस्क का मतलब क्या हुआ, कि पैसा दिया और पैसा वापस नहीं आया, मतलब एनपीए में जाने का जो रिस्क है, खतरा है, वो डिफॉल्ट रिस्क। डाउनग्रेड का मतलब क्या हुआ, कोई भी आप लोन देते हैं तो उसमें आप सिविल स्कोर देख कर देते हैं। बट मान लेते हैं कि लंबा लोन है, होम लोन है, जो 15 साल, 20 साल, 10 साल का है, तो उसमें हर समय सिविल स्कोर एक ही रहा, कोई जरूरी तो नहीं है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो बढ़ गया तब तो अच्छी बात है, मैंने इंप्रूव कर गया तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो डाउनग्रेड में जा रहा है, तब तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही डाउनग्रेड रिस्क लिखा है, कि हो सकता है कि आने वाले समय में ईएमआई देना बंद कर दे, एनपीए में चला जाए। तो क्रेडिट रिस्क है। इसके बाद से जो हम आपको बोल रहे थे, पोर्टफोलियो रिस्क है, कि जब भी बैंक अपना लोन लोन का क्या है, पोर्टफोलियो तैयार करती है, कि आपको आपको जो है टारगेट भी मिलता होगा, या मतलब मिलता होगा कि आप होम लोन इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन लोन इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो आपका एक 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 दायरा होगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कि होम लोन का पोर्टफोलियो है, एजुकेशन लोन का पोर्टफोलियो है, पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो है, क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो है। तो ये आपका पोर्टफोलियो हुआ, और ओवरऑल ये आपका लोन का पोर्टफोलियो हो गया। समझ में आ रहा ना। इसके बाद से आपका सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, कि समझिए कि जितना भी रिस्क ये है, इसमें सबसे बड़ा है आपका सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क अगर किसी बैंक पे आ गया, जो कि आता नहीं है, तो पूरे बैंक को तबाह कर देगा, बैंक को शट डाउन करना होगा। और अगर एक बैंक किसी भी इकोनॉमी का शट डाउन होता है, कोई भी एक बैंक, तो केवल वो बैंक ही शट डाउन नहीं होता है, पूरे इकोनॉमी पे वो असर डालता है। और खासकर कोई अगर बड़ा बैंक शट डाउन हो जाए, तो समझिए कि इकोनॉमी तबाह हो जाएगा। तो 2007-8 में यही हुआ लेमन ब्रदर के साथ। वहां का बहुत, अमेरिका का बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट थी फाइनेंशियल सेक्टर का, और वो जब शट डाउन हुआ, तो पूरे अमेरिका में क्या आ गया, रिसेशन आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए सिस्टमैटिक रिस्क ऐसे तो आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो सुनामी लेकर आता है। तो ये आपको क्रेडिट रिस्क का ही पार्ट है। ये मान लेते हैं कि पोर्टफोलियो में, अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में 2% का लॉस हो रहा है, तो बर्दाश्त करेगा। 3% का लॉस हो रहा है, बर्दाश्त करेगा। 5% में बहुत स्ट्रेस आ गया, और भी बहुत ऊपर कर गया, तो कहाँ से बर्दाश्त होगा। तो एक बबल्स फूट जाएगा, और वो सिस्टमैटिक रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट ना। इसके बाद से आपका मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क में फॉरेक्स रिस्क है, प्राइस रिस्क है, लिक्विडेशन। तो एक बार में समझाना तो संभव है नहीं, इतने सारे रिस्क हैं, और इसका इम्प्लीमेंटेशन सभी जगह है, केवल एक ही जगह नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट को सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद से आपको लिक्विडिटी रिस्क में बहुत सारे, फंडिंग रिस्क है, टाइम रिस्क है, कॉल रिस्क है। ये कॉल रिस्क ही आपका क्रिस्टलाइजेशन को बतलाता है, कि जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है, वहां तो आपने कमिटमेंट किया है, जो बैंक गारंटी है, वहां तो आपने कमिटमेंट किया है। बट अगर कमिटमेंट को क्रिस्टलाइजेशन में कन्वर्ट करना हुआ, मतलब कैश फ्लो करना हुआ, तो कॉल रिस्क। तो बैंक के पास अगर पैसा नहीं है, तो इंतजाम करके दो, राइट ना। इसके बाद से जो है गैप मिसमैच है, बेसिस रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद से ऑपरेशन रिस्क है, आपका फ्रॉड है, कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपने अगर केवाईसी बढ़िया से नहीं किया है, या जो भी नॉर्म है,
उसको आपने फुलफिल नहीं किया है, या आपका बहुत सारे ऐसे लॉ होता है उसको आपने नहीं देखा है, अनदेखा किया है, तो हो सकता है पेनाल्टी लग जाए। ट्रांजैक्शन रिस्क है, लीगल रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, तो ये आपका ऑपरेशन रिस्क में होने लगा है। इसके एवज में भी आपको बेसल मेंटेन करना होता है। तो ये है आपको रिस्क मैनेजमेंट। एक्चुअली ये बैंकिंग रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ये आपको क्या है? बैंकिंग रिस्क है। ये आपको बैंकिंग रिस्क है, जो 4 मेन हुआ और उसके बाद से इसका सब रिस्क हुआ। इसमें आपका 2 अदर रिस्क में आता है। एक आपका रेपुटेशन रिस्क आता है एंड दूसरा आपका स्ट्रेटजिक आता है। रेपुटेशन रिस्क जो है वो मेन रिस्क में नहीं आता है, क्योंकि रेपुटेशन रिस्क बैंक को खुद ही मेंटेन करना होता है। अच्छा रेपो अगर कस्टमर के साथ है तो रेपुटेशन रिस्क। अब मान लेते हैं कि बैंक के पास किसी ब्रांच में जाओ और हर समय बोले कि पैसा नहीं है, अभी कल आना, तब विड्रॉ, तब पैसा दे दूंगा, कल आना, परसों आना, तो एक तरह से रेपो जा रहा है। ठीक है ना? या किसी बैंक में बहुत सारे फ्रॉड हो रहा है, तो कैसे भी उसका रेपो जा रहा है। जैसे चंदा कोचर ICICI बैंक का, उनको गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में लिया गया, तो कहीं ना कहीं रेपो गया। तो यस बैंक का डिपॉजिटर को पैसा ना देना, आरबीआई उस पर रोक लगा दी कि डिपॉजिटर को आप पैसा नहीं दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए, तो रेपो गया। तो क्या है? ये रेपुटेशन रिस्क है। तो अदर रिस्क में आता है, लेकिन सभी रिस्क पे, सभी रिस्क को और लेकर आ सकता है। फिर कस्टमर आपसे हटने लगेंगे, दूसरे बैंक में जाने लगेंगे, क्योंकि कस्टमर को अब बहुत सारे ऑप्शन है। पहले जैसी बात नहीं है। पहले लोग जो है वो समझते थे कि मेरा बैंक पार्टिकुलर बैंक, उसके साथ ही हम डील करेंगे, किसी और के साथ डील नहीं करते थे। लॉयल्टी वाली बात थी पहले। ठीक है ना? पहले जो थे बैंक के साथ कस्टमर का लॉयल्टी वाली बात है कि मेरे लॉयल कस्टमर है। बट अब वो धीरे धीरे करके लॉयल्टी वाली बात घट रही है। इसका तो मेन कारण ये भी है कि अब तो ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जा रहा है। तो कस्टमर एंड बैंकर का ट्रांजेक्शन क्या है, मतलब बैंकर एंड कस्टमर का जो मीट है वो भी धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। तो लॉयल्टी वाली बात धीरे धीरे करके कम हो रही है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए ये रेपुटेशन रिस्क को ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजिक रिस्क, कि बैंक का अगर स्ट्रेटजी अगर सही नहीं है, इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी, कस्टमर का स्ट्रेटजी, कस्टमर को कैसे मेंटेन करना है, हर एक चीज का स्ट्रेटजी, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा। स्ट्रेटजी रिस्क ही था जो नोकिया को डुबा दिया। नोकिया नोकिया सिर्फ एक गलती क्या किया कि वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को यूज नहीं किया। वो बोला कि नहीं, हम तो बड़े कंपनी है, हम सिम्बियन को यूज करेंगे। और सिम्बियन थोड़ा टेक्निकल था। जो जो भी कम पढ़े लिखे हैं, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, आपको सब्जी वाला है, वो सिम्बियन को यूज नहीं करता, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है। राइट ना? तब मोबाइल के लिए भी आपको एजुकेशन की जरूरत हो, तो ये गलत है। तो इसके लिए नोकिया यहाँ पे थोड़ा सा मात खा गया। और बाकी लोग जो है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को यूज किए और वो सफल भी रहे। समझ में आ रहा है ना? हालांकि अलग बात है कि आईफोन अपना अलग प्लेटफॉर्म किया। तो समय समय की बात है। नोकिया स्ट्रेटेजिक रिस्क से डूब गया। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क आपको अदर रिस्क में आता है। तो ये आपका ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट है। कुछ समझ में आया कि नहीं? कैसे हम बोलते रह गए, ये बताइए। आया सर। हाँ। और लतिका, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? जी सर। तो पहला दिन तो दिक्कत होगा ही। जब तक हम रिस्क मैनेजमेंट 7 दिन नहीं पढ़ाएंगे तब तक ये नहीं होने वाला है। और रिस्क मैनेजमेंट अगर आप एक बार पढ़ लिए, समाप्त हो गया, तो CIB का कोर्स आपको धीरे धीरे पढ़ने लगेगा, आपको होने लगेगा। तो इसका हम सभी चीज का नोट्स देंगे, कल नोट्स भेज देंगे, उसको आप लोग फोटो कॉपी करा लीजिएगा। तो इसी चीज को करने के लिए, मतलब ये इतना ज्यादा रिस्क है, समझ में आ रहा है ना? इतना ज्यादा बैंक के पास रिस्क है। इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक के पास रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है। राइट ना? बैंक के पास जो है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है। समझ में आ रहा है ना? रिस्क मैनेजमेंट कमिटी है जो बैंक का सभी रिस्क को मैनेज करती है। तो ये आपका CIB का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो संजीव जी, आप तो थोड़ा सा आज लेट से आए। जी सर।
हाँ, थोड़ा सा लेट से आए, आपका तो बहुत रह गया। आप तो आज डेमो क्लास था। अच्छा, रिकॉर्डेड वीडियो हम देख लेंगे सर। हाँ, आपके ग्रुप में हम भेज देते हैं रिकॉर्डेड वीडियो आज का, और जी हर जी। एक का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप बताए थे, ये क्या कहते हैं, एक मिनट मैं दिखला ही देता हूँ। गूगल क्लासरूम हमने बना दिया है, उसका ऐप आप लोग भेज देंगे, और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता रहेगा गूगल क्लासरूम का। ठीक है ना? तो इसमें रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, जब जितना बार भी मन करे, जब भी मन करे आप देखते रहिएगा। आपका क्लास का टाइमिंग क्या होगा, थोड़ा सा बतला दें, ग्रुप वगैरह में भेज देंगे। क्लास का टाइमिंग जो आपका होगा वो 8:30 8:30 PM, 8:30 PM टू 10 PM रहेगा। 1.5 घंटा का क्लास रहेगा, और डे रहेगा वीक में 4 डेज। आपका 3 दिन तो इवनिंग में रहेगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये इवनिंग में रहेगा। एंड संडे को डे में रहेगा। संडे को आपको डे में रहेगा 10 साढ़े 10 बजे से, जो अभी हुआ इस समय से रहेगा। तो टाइमिंग को लेके किसी को कुछ बोलना है, डे को लेके किसी को कुछ बोलना है, तो आप मुझे बताइए। बीच बीच में हम एक दिन छुट्टी इसलिए दिए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? एक तो ये कारण है कि जो हम पहला दिन पढ़ाएंगे, मतलब एक दिन जो पढ़ाएंगे, ये दूसरा दिन आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपको भी तो क्वेश्चन बनाना होगा, पढ़ना होगा। केवल मेरे पढ़ा देने से तो काम नहीं चलने वाला है, समझ में आ रहा है? तो बीच में आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। तो वीक में 4 डेज आपका मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। 1.5 घंटा का क्लास होगा। तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, संजीव जी? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। और खुशबू, लतिका, आपको कोई दिक्कत? ठीक है सर, पहले आप लेकिन सुबह में लेते थे ना, सुबह में जैसे। पहले सुबह में लेते थे, इसके पीछे भी था कि अब सब कोई तैयार होगा तो सुबह में ले लेंगे वाला चीज। अगर सब कोई तैयार होगा तो सुबह में ले लेंगे, लेकिन सुबह में क्या है कि लोग बोलते हैं कि मुझे बैंक जाना है, और जो है मुझे माइंड, हाँ माइंड जो है कंसंट्रेट नहीं होता है, क्योंकि रेडी होने में समय है। अब समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए हम सुबह में नहीं लेते हैं। इवनिंग में आप आ जाते हैं तो कम से कम ये तो रहता है कि हाँ आप कहीं जाना तो नहीं है। तो यही बात है। सर अगर सर सुबह में अगर कंफर्टेबल होंगे तो सुबह में ही कर लेते हैं, सही रहता। सुबह में ही कीजिएगा लतिका। हम तो सर अभी मैटरनिटी लीव पे है, तो मेरे लिए तो सुबह सही रहेगा सर, हम पढ़ लेंगे सुबह ही। और खुशबू, आपको भी सुबह पढ़ना है? मतलब एक बार सब कोई अगर कंफर्म करेगा तो हम सुबह ले लेंगे, इसमें क्या है? अगर सबको सही अभी रहे सर तो। ये हफ्ता देखते हैं कैसे, क्योंकि हमारा दूर है थोड़ा, आने के लिए मे बी लेट हो सकता है ये सवेरे, लेकिन ये हफ्ता हम देखते हैं कैसा होता है, कभी गौर नहीं किए हैं टाइमिंग का। अच्छा, कोई बात नहीं, तो क्लास चलने दीजिए, जैसा आप लोग हाँ बोलिएगा वैसा हम लेंगे। हाँ मेरा ठीक है क्लास सर। ओपन रहेगा सुबह के लिए, शाम के लिए, जैसा बोलिएगा। संजीव जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कहाँ दिक्कत है बताइए आप, आपने उसे बताइए। हमको कोई दिक्कत नहीं है सर, सुबह में हो शाम सुबह में हो, में, शाम कोई में कोई दिक्कत कंफर्टेबल है। नहीं है? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर सुबह में क्लास लेंगे, अगर हम क्लास लेंगे सुबह में, तो 7 बजे से क्लास लेंगे, 7 बजे से या 7:15 से क्लास लेंगे, AM से क्लास लेंगे। नहीं, और 7 बजे से तो बहुत लेट हो जाएगा। नहीं, तब रहने दीजिए उसके, सर, सर शाम में तो ये ठीक है हाँ, टाइमिंग सर। कारण कि शाम में हम तो हाँ 1 बजे सोते ही है रात में। हाँ, हाँ, अच्छा, तो हम अगर सुबह अगर 5 बजे जग जाएंगे तो फिर दिन भर डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं, हाँ नहीं। ठीक है सर। चलिए, कुछ दिन मेरे साथ पढ़ लीजिए, निकल जाए उसके बाद से। यही है। आज आज का क्लास का रिकॉर्डिंग भेज देंगे। आज का क्लास में और किसी कुछ बोलना है, पूछना है, तो प्लीज बतलाइए।